तो हमने देखा अभी कि जो आपके हुमायूं था वो मर गया था वो 1545 में गन पाउडर एक्सप्लोज़न की वजह से, बंदूक के पाउडर के फट जाने की वजह से। जब वो कालिंजर के फोर्ट को सीज करने जा रहा था, ही वॉज बरीड एट सासाराम, और उसके बाद सासाराम में उसको दफना दिया गया। ये सासाराम में आप देख रहे हैं इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। शेर शाह सूरी टॉम्ब एट सासाराम बिहार। तो सॉरी, हुमायूं का नहीं शेर शाह की बात हो रही है। शेर शाह का मकबरा है ये आपका, ठीक है। शेर शाह सूरी टॉम्ब एट सासाराम बिहार, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज रूल, शेर शाह नॉट ओनली एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी बट ऑल्सो कंसोलिडेटेड हिज पावर। क्या कह रहे हैं, अपने रूल के थोड़े से ही टाइम में शेर शाह ने न केवल अपनी टेरिटरी को यानी अपने एरिया को बहुत दूर दूर तक फैलाया, बल्कि अपनी पावर को भी कंसोलिडेट किया, यानी एक किया, यूनाइट किया। हाउएवर हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स केम नाइदर एज अ जनरल नॉर एज अ कनकरर, रेदर ही इज़ रिमेंबर्ड एज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। फिर भी उसकी जो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं या जो भी उसने गेन किया अपनी लाइफ में, वो ना तो किसी सेना नायक के रूप में, ना किसी जीतने वाले के रूप में, बल्कि उसे याद किया जाता है उस बहुत ही एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छे शासक के रूप में, बहुत ही अच्छे राजा के रूप में उसे जाना जाता है। ही इज़ नोन टू हैव बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रोड, सड़क आज़म, विच इज़ नाउ नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। उसे सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए उसे सड़क आज़म भी कहा जाता है, जो कि अब ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है, जीटी रोड के नाम से जानी जाती है, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं। ही ऑल्सो इशूड न्यू कॉइन्स, उसने बहुत सारे नए सिक्के भी इशू करवाए। द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, वर नोन एज मोहर्स, इन्हें मोहर के नाम से जाना जाता था। सिल्वर कॉइन्स को रुपया के नाम से जाना जाता था, और कॉपर कॉइन्स को दाम के नाम से जाना जाता था। द रुपया कंटिन्यूड टू बी द स्टैंडर्ड करेंसी, रुपया यानी चांदी के जो सिक्के थे वो स्टैंडर्ड करेंसी के रूप में जाने जाते थे थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, पूरे मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में, या मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल में जो है, जो रुपया है यानी जो सिल्वर करेंसी थी, उसको स्टैंडर्ड करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हो गया आपका शेर शाह सूरी। उसके बाद देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ शेर शाह वॉज इज़ रेवेन्यू सिस्टम। उसकी उपलब्धियों में शेर शाह ने जो भी चीज़ें हासिल करी, उसमें उसका रेवेन्यू सिस्टम यानी टैक्स वसूलने की जो व्यवस्था थी, जो मैनेजमेंट था, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट था। ही इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन टैक्स, उसने टैक्स में बहुत सारे सुधारों से परिचित कराया। डिटर्मिनेशन किया, एंड कलेक्शन डिटर्मिनेशन मतलब तय कर दिया कि इतना ही टैक्स लिया जाएगा, और उसको इकट्ठा करने का जो सिस्टम था उसमें बहुत सारे सुधार किए। रिफॉर्म्स मतलब सुधार करना। अ सिस्टम ऑफ लैंड असेसमेंट वॉज सेटअप, लैंड असेसमेंट यानी सभी को ज़मीन देने का जो तरीका था उसने सेटअप किया इसका। ऑल कल्टिवेबल लैंड्स वर मेजर्ड, जितनी भी खेती करने वाली ज़मीनें थी उनको नापा जाता था। एंड कैटेगराइज्ड इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, और ज़मीनों के उपजाऊ होने के आधार पर उन्हें अच्छे, औसत और बेकार या बहुत ही कह लो यूजलेस ज़मीनों के रूप में कैटेगराइज्ड किया जाता था। फिर 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वाज फिक्स्ड एज द रेट ऑफ रेवेन्यू, ज़मीनों से जो भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 यानी 1/3 पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में वसूला जाता था, रेवेन्यू के रूप में। द पीजेंट्स कुड पे द टैक्सेस आइदर इन कैश और इन काइंड, जो किसान थे उनको टैक्सेस को या तो रुपयों में कैश में देना पड़ता था, या फिर किसी भी प्रकार से वो टैक्स को दे सकते थे। टैक्स नहीं दे सकते थे तो उसके बराबर का अनाज दे दें, या जो भी फसल उन्होंने बोई है वो दे दें। इस तरीके से उसने टैक्स लेने का सिस्टम बनाया। द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, टैक्स को इकट्ठा करने का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, स्ट्रिक्ट था। वाइल द असेसमेंट वॉज लीनियंट, जबकि ज़मीन को देने का या उस पर काम करने का जो सिस्टम था वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट था, ज़्यादा लीनियंट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। ड्यूरिंग फेमाइंस और फ्लड्स, अकाल पड़ने पर या बाढ़ आ जाने पर शेर शाह एग्जेम्प्टेड द पीजेंट्स फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, शेर शाह
किसानों को छूट दे देता था कि उन्हें टैक्स पे नहीं करने हैं। एंड लोन्स वर एक्सटेंडेड टू देम, और उनको लोन देता था, ठीक है, पैसा देता था कर्जे पर। ये हो गया शेरशाह सूरी, इस तरीके से वो लोगों की मदद करता था। अब बात करेंगे हम अकबर की, द ग्रेट रूलर। देखिए अकबर was only 13 years old when he ascended the मुग़ल throne। अकबर जो था वो केवल 13 साल का था, 13 ईयर्स का था जब उसने मुग़ल सिंहासन को संभाला। He ruled the Mughal Empire under the guidance of his regent बैरम खान। He ruled the Mughal Empire, उसने मुग़ल साम्राज्य को रूल किया under the guidance of his regent बैरम खान। बैरम खान जो कि उसका रीजेंट था, रीजेंट मतलब सलाह देने वाला। बैरम खान, उसके मार्गदर्शन में, उसके गाइडेंस में उसने मुग़ल साम्राज्य को संभाला। अकबर्स कोरोनेशन टुक प्लेस इन कालानूर पंजाब इन 1556। अकबर का कोरोनेशन बोलते हैं उसको, मुकुट पहनाना, ये कह लीजिए उसको, उसका राज तिलक जो था, ठीक है, अकबर का जो राज तिलक था या कह लो उसको राजा बनाने का जो काम था वो पंजाब में कालानूर में हुआ था 1556 में। फॉर द नेक्स्ट 4 years ही रिमेन्ड एट ए टाइटुलर एम्परर वाइल बैरम खान कंटिन्यूड टू एक्सपेंड द एम्पायर एंड कंसोलिडेट मुगल पावर। क्या कह रहे हैं? फॉर द नेक्स्ट 4 years यानी 1556 में राजा बनने के बाद अगले 4 सालों तक वो टाइटुलर एम्परर यानी सलाह पर चलने वाला या केवल टाइटल का ही सम्राट बना रहा, नाम से ही सम्राट रहा। जबकि बैरम खान जो है वो सभी तरीके का साम्राज्य, पूरे तरीके का साम्राज्य को फैला रहा था एंड कंसोलिडेट मुग़ल पावर, और मुग़ल पावर जो मुग़ल पावर थी उसको यूनाइट किए हुए था या उसको चला रहा था। जितना भी मतलब शासन था वो सब बैरम खान चला रहा था, ये केवल नाम के ही सम्राट थे अकबर। द इनिशियल ईयर्स ऑफ अकबर रूल वॉज फ्रॉट विद चैलेंजेस। अकबर के शासनकाल के जो शुरुआती समय था या शुरुआत के जो साल थे उसके, वो चुनौतियों से भरे हुए थे, चैलेंजेस से भरे हुए थे। द अफ़गान्स ऑर्गेनाइज दमसेल्व्स अंडर आदिल शाह। अफ़गान ने अपने आप को आदिल शाह के अंडर में अफ़गानों ने ऑर्गेनाइज़ किया। द नेफ्यू ऑफ शेर शाह, आदिल शाह शेर शाह यानी शेर खान का भतीजा था। हु वांटेड टू रीस्टैब्लिश अफ़गान रूल इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में एक बार फिर से अफ़गान रूल लाना चाहता था। द राजपूत्स रीगेन्ड देयर पावर सिंस देयर डिफीट टू बाबर एंड बिकेम अ थ्रेट टू द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स। तो राजपूत से वो अपनी पावर को फिर से पा गए थे, रीगेन कर गए थे। सिंस देयर डिफीट टू बाबर से हारने के बाद, एंड बिकेम अ थ्रेट टू द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स, और मुग़लों के लिए एक बार फिर से खतरा बन गए थे। अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन काबुल। अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन काबुल, उसने खुद को काबुल में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, यानी मुग़लों से अलग कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं? टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द अनस्टेबल स्टेट ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन 1556, हेमू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। 1556 में मुग़ल एम्पायर एक अनस्टेबल स्टेट यानी अस्थिर राज्य होने की वजह से इसका फ़ायदा उठा करके हेमू ने, जो कि आदिल शाह का चीफ मिनिस्टर था, उसने दिल्ली को ऊपर कब्जा कर लिया और अपने आप को वहाँ का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। दो द अफ़गान्स हैड अ मार्च मच लार्जर आर्मी दैन द मुगल्स। अब क्योंकि मुग़लों की अपेक्षा जो अफ़गान थे उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, बैरम खान डिसाइडेड टू फेस द चैलेंज, बैरम खान ने चुनौती का सामना करने का फैसला लिया। 30 years आफ्टर बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर के इब्राहिम लोदी को हराने के 30 साल बाद अनदर हिस्टोरिक बैटल वाज फॉट एट पानीपत, एक और ऐतिहासिक युद्ध पानीपत में लड़ा गया। हेमू वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हेमू पानीपत के सेकेंड बैटल में हरा दिया गया और मार डाला गया। एंड द अफगान थ्रेट टू अकबर्स थ्रोन वाज परमानेंटली रिमूव।
और अफ़गानों का अकबर के सिंहासन के ऊपर जो ख़तरा था वो परमानेंटली रिमूव्ड, यानी हमेशा के लिए हट गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। द मेन सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द एरा ऑफ अकबर्स रूल इंक्लूड द क्रॉनिकल्स ऑफ अबुल फजल। अकबर के शासनकाल के समय यानी एरा यानी युग, अकबर के युग का जो युग था उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना हो, उसके टाइम को दोबारा अगर करना हो तो मेन सोर्सेज जो हैं वो अबुल फजल का क्रॉनिकल्स हैं। क्रॉनिकल्स बोलते हैं कथा, ठीक है। अबुल फजल ने जो कथा लिखी है, क्रॉनिकल लिखा है, वो उसमें सब कुछ दिया गया है। हु आल्सो रोट द अकबरनामा, इसने ही अकबरनामा भी लिखा है। द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर रोन, जो कि अकबर के शासनकाल का सरकारी अकाउंट है। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स। अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।